Hello, morning, good afternoon, good evening, whenever you guys are watching this lecture. This is CS Lavish Vyas reporting live from Aram Institute. आपका स्वागत है इस प्यारे से लेक्चर में, इस प्यारे से रिवीजन लेक्चर में, फास्ट ट्रैक लेक्चर में, वॉट एवर यू कॉल। आज हम लोग जो टॉपिक चालू करने वाले, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्रेजी टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही इजी टॉपिक है। और अच्छा खासा एग्जाम में 5-6 नंबर का वेटेज रखता है ये भी। ठीक है, तो नो वन नोज ICI क्या दे दे तुमको, बट फॉर दी सेक ऑफ व्हाट वी कैन से, एग्जाम रेडी होने के लिए हमको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ अभी तक हम लोगों ने क्या किया और हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। नोट्स भी आपके पास है। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो ये तो यार बियर एक्ट है, मैं बियर एक्ट से आपको सारे सेक्शंस भी बता दूंगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अवर फास्ट ट्रैक नोट्स, और मोर देन दैट। ठीक है, एवरीथिंग इज देयर। पूरे चैप्टर को 5 से 6 पेज में कवर करने की कोशिश की है। मैक्सिमम कंटेंट, मतलब एवरीथिंग विच इज देयर इन द मॉड्यूल, ठीक है, इन योर स्टडी मटेरियल, वी हैव ट्राइड टू कवर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट, come back to this sections that we are going to start the chapter registration of charges। ठीक है सर, चार्जेस क्या होता है मैं बताऊंगा। चैप्टर नंबर 6 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान के चलो 5 से 6 नंबर की तो इंपॉर्टेंस रख ही सकते हैं ये चैप्टर, अगर आ गया तो। कभी ज्यादा भी आ जाए, कभी कम भी आ जाए, नो वन नोस। ठीक है, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में ये बोल सकते हो कि डिपॉजिट से ज्यादा हो गया, कभी डिविडेंड से ज्यादा आ गया, वैसे चार्जेस से भी ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो बस यही समझो। सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ 76A में खत्म किया था लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग 77 से चालू कर रहे हैं। तो 77 बताते हैं कि कौन सी कंपनी या किसका ड्यूटी होगा रजिस्टर करने का। चार्जेस, चार्जेस क्या होता है वो सब भी मैं बताऊंगा। 78 से लेके ये पूरा 77 से लेके 87 तक चलता है। एक एक चैप्टर, एक एक सेक्शन जैसे जैसे आते जाएगा मैं वैसे वैसे समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है 77। ठीक है, और इसके ऊपर भी कभी क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी है, 84 भी है। मतलब मेनी सेक्शंस आर देयर। ओके, लेट्स कम बैक ऑन द टॉपिक। सबसे पहले चालू करते हैं सर, ये चार्जेस होता क्या है। अच्छा समझो, कोई हो सकता है जो पहली बार माइट भी ये लेक्चर देख रहा हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कोई जो पहले पढ़ चुका है बट भूल चुका है, या एक छोटा सा उसको रिकेप चाहिए। तो मैं बेसिक से चालू करता हूँ। ये है क्या सर चार्जेस। चार्जेस मतलब एक बेसिकली आप ये बोल सकते हो कोई राइट, कोई इंटरेस्ट। ठीक है, जो किसी एसेट के ऊपर क्रिएट होता है। सर समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा इजी टर्म्स में बताओ ना। फॉर एग्जांपल समझो, आज कोई कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे ABC लिमिटेड। ठीक है, उनको लोन लेना है। अभी हम लोगों ने लास्ट के चैप्टर्स में ही पढ़ा कि ये फॉर श्योर आप अलग अलग तरीके से पैसा उठा सकते हो, मार्केट से लोन ले सकते हो। ठीक है, अभी समझो अगर आप लोगों ने लोन लिया, मार्केट से पैसा उठाया है, बैंक से कोई लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, डिवेंचर इशू किया है, कुछ भी ऐसा किया है, किसी भी फॉर्म में अगर आप लोगों ने लोन लिया है। ठीक है, अब जब आप लोन लेने जाओगे तो आपका थोबड़ा देख के तो आपको बैंक ऐसे नहीं दे देगा। ठीक है, सो व्हाट दे विल डिमांड, सर दे विल डिमांड समथिंग कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी, एज अ मॉर्गेज। ठीक है, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि सर ठीक है ना, हम आपको लोन तो दे देते हैं, लेकिन उसके बदले में आप अपनी कोई बिल्डिंग रखा दो, आप अपना कोई असेट रखा दो, कोई गारंटी रखा दो, कुछ तो भी ऐसा रखाओ जिसके दम पे एज अ कोलेटरल, एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, या कोई सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चीजें रखाओ जिसके बेसिस में हम आपको लोन दें। मतलब आपने सिक्योर लोन लिया, समझ में आ रहा है, उसके बदले में आपकी कोई असेट सिक्योर्ड है या कोई चीजें सिक्योर्ड है। अगर आपने ऐसा कोई लोन लिया तो ये चार्ज, मतलब ये जो चैप्टर है ये फोर्स में आ जाता है। ये क्या बोलता है कि दोस्त, अगर आप लोग कोई कंपनी, कंपनी के रेफरेंस में अगर कोई कंपनी कभी कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं से लोन लेती है। ठीक है, तो वो लोन अगर सिक्योर्ड लोन है, मतलब आपने उसके बदले में अपनी कोई असेट, कोई सिक्योरिटी, समझ में आ रहा है, एज अ सिक्योरिटी वहां पे रखाया है। ठीक है, तो उसके ऊपर अब पहला हक किसका बन जाता है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या जिसने भी आपको क्या दिया है, उधारी दिया है, लोन दिया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, हेल्प दी है। समझ में आ रहा है, तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उस प्रॉपर्टी के ऊपर, एक हक क्रिएट हो गया, एक राइट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो उसी हक, उसी इंटरेस्ट, उसी राइट को हम लोग एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, चार्ज क्रिएट करना। ठीक है, किसी असेट या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर में जब आप ऐसा लोन वगैरह लेते हो और उसके बदले में, मतलब वही आपने वही असेट प्रॉपर्टी अगर गिरवी रखाया है, तो जिस बंदे से, जिस इंस्टीट्यूशन से, जिस बैंकिंग फर्म से आपने लोन लिया है, उसके फेवर में आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, चार्ज। मतलब ये देखो ये क्या है। आज मैंने समझो एग्जांपल के तौर पे LV लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम है, एग्जांपल आ जाओ तुम लोग। ठीक है, एग्जांपल समझो मेरी कंपनी है LV लिमिटेड। इन्होंने क्या किया है, एक बैंक है, कौन सी बैंक है, ICICI। ठीक है, ये वाली बैंक से लोन लिया है। ठीक है, इसके बदले में मेरे पास ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, मैंने वो गिरवी रखा ही है। अच्छा आप लोग को दिख रहा नहीं क्या, जस्ट अ सेकेंड ना, अभी दिख जाएगा।
ओके। हाँ। तो अगर मैंने वो बिल्डिंग वहां पे गिरवी रखाई है, ठीक है। तो अगर आज ये जो मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी प्यारी सी बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये मेरी बिल्डिंग अगर मैंने वहां पे गिरवी रखाई है, ठीक है, तो ये मेरे को तो पता है एलवी लिमिटेड को, ये आईसीआईसीआई बैंक को भी पता है, लेकिन हमारे प्यारे से आरओसी को तो पता ही नहीं है कि ये जो बिल्डिंग है, अब ये मेरी बिल्डिंग के ऊपर मेरा पहला हक नहीं रहा, पहला हक हो गया इस बैंक का, ठीक है। तो ये किसके नॉलेज में आना चाहिए? आरओसी के, क्योंकि तुमको पता है ना, आरओसी को सब चीजें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तुम लोगों ने बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स भी पढ़ रखी इसके पहले, ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट और ये कितना कितना अलग अलग चीजें पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो उस बेसिस में बस आप इतना याद रखो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यू हैव टू इन्फॉर्म कि अभी बिल्डिंग में पहला हक किसका हो गया फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स, जितने भी साल के लिए आपने लोन लिया है, आईसीआईसीआई बैंक का। अगर हम लोग ये लोन नहीं चुकाते तो बिल्डिंग किसकी हो जाएगी? आईसीआईसीआई बैंक की हो जाएगी, ओनरशिप भी उसके पास ही चले जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें हक आ गया, एक इंटरेस्ट, एक लीन क्रिएट हो गया है। सो दैट इज व्हाट वी वर इन दी चार्ज का कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली दी चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो जब आप ये इंफॉर्मेशन आप बताते हो, ये एलवी लिमिटेड ये बताएगी कि मालिक आरओसी, ये बिल्डिंग के ऊपर अब पहला हक आईसीआईसीआई बैंक का हमने क्रिएट कर दिया 10 करोड़ का लोन लेके, जितने भी अमाउंट का लोन लेके। तो ये जब आप इंफॉर्मेशन देते हो तो ये कोई फॉर्म में, फॉर्म फॉर्मेट होगा ना, कोई फॉर्म फाइलिंग करोगे, तो वो फॉर्म की कंप्लायंस को ही चार्ज क्रिएट करना बोलते हैं। चार्ज क्रिएट करके, एक हक क्रिएट करके आरओसी को बताना, उसकी इन्फॉर्मेशन उनके नॉलेज में लाना। होप सो मैंने बहुत डेप्थ में आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अगर कोई पहली बार भी देख रहा होगा या फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहा होगा बहुत टाइम बाद, तो दे विल बी वेरी मच क्लियर ऑन दिस। होप सो आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था। अब इसका आपको ना डेफिनेशन याद करना है, तो सेक्शन 2/16 डिफाइंस चार्जेस। चार्ज मीन्स कोई इंटरेस्ट या कोई लीन। चार्ज मीन्स कोई इंटरेस्ट, कोई लीन। लीन समझते हो ना, एक हक क्रिएट कर देना, जैसे होता है ना लीन और फोर फीचर या ऐसा कुछ, लीन का राइट होता है, फोर फीचर का राइट होता है, आप अपने कब्जे में रख सकते हो कोई चीज। तो बताए आप क्या करते हो? चार्ज में एक इंटरेस्ट या कोई लीन क्रिएट कर देते हो, किसके ऊपर सर? कंपनी की प्रॉपर्टी या कंपनी के असेट के ऊपर में, या कंपनी की कोई अंडरटेकिंग। समझ में आ रहा है? मतलब कंपनी के अंडरटेकिंग में है कोई, उसके हक में, उसके कब्जे में कोई चीजें है, कंपनी का कोई पार्ट है, आप उसको अगर गिरवी के तौर पे रखा रहे हो, कैसा सर? एज अ सिक्योरिटी। और उसी में क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग? मॉर्गेज भी। बिल्डिंग्स वगैरह को हम लोग लगाते हैं ना मॉर्गेज में, उसके पेपर्स वगैरह देगी। तो अगर आप ये भी क्रिएट कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो कवर्ड ओवर हियर। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी। याद करो, सेक्शन 2/16 डिफाइंस चार्जेस। चार्जेस मीन्स इंटरेस्ट और अ लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और द एसेट ऑफ द कंपनी और अंडरटेकिंग और बोथ एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज एज वेल। वाओ दैट्स ग्रेट। मेरे को तो याद हो गया, तुमको भी याद हो जाना चाहिए। करो। चलो। ऐसे ना अच्छी लैंग्वेज लिखने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, दैट इज वाई वी से दिस, कि आप अच्छे से लिखो। ओके। चलो आओ। सर ये तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, अब ये है क्या? अभी बोलते हैं, चलो ये चार्ज समझ में आया ना, अभी चार्ज का दो टाइप समझो पहले तो, ठीक है। ये बोलते हैं ना, दो टाइप के चार्जेस है इन जनरल। पहले तो बोल दिया सर, एक होता है फिक्स चार्ज, फिर एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। क्या होता है? दो टाइप, एक होता है फिक्स चार्ज, एक फ्लोटिंग। सर ये क्या नाम है? देखो, तुमने बैलेंस शीट पढ़ रखा होगा, तुमने असेट्स वर्सेट्स के बारे में पढ़ रखा होगा। तो ये क्या बोलता है कि सर फिक्स चार्ज क्या चार्ज है? जो फिक्स असेट्स के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं। फ्लोटिंग चार्ज अदर देन फिक्स असेट, जो कि फ्लोटिंग असेट्स के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं। सर समझाओ ना, फिक्स चार्ज मतलब समझो, फिक्स चार्ज वो चार्ज है, ठीक है, जो कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर में क्रिएट किए जाते हैं, जो परमानेंट नेचर की होगी, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस प्रीमाइजेस, ये सब जो बड़े बड़े मशीनरीज और ये सब जो होती है ना, ठीक है, ये सब चीजों के ऊपर। और जो क्या है, जब आप चार्ज क्रिएट करें तब क्या है, उसको आपने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो जिस टाइम आपने चार्ज क्रिएट किया है, उस टाइम उसको आइडेंटिफाइड किया, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग दिखती है, छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे फिक्स नेचर की है। तो फिक्स चार्ज क्या? एक चार्ज है विच अटैचेस स्पेसिफिक एसेट्स ऑफ द बोरिंग कंपनी, ये कुछ खास एसेट्स के ऊपर। और क्या सर इसके बारे में? चलो और बढ़ दे। तो लिखिए, जब एक चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है, क्रिएटेड ऑन सच एसेट, ऐसी एसेट्स के ऊपर जब आप चार्ज क्रिएट करते हो, तो वो क्या होता है? द चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड एंड द बोरोइंग कंपनी इज नॉट परमिटेड टू सेल सच एसेट दो इट मे यूज देम। ऑफ कोर्स समझो, अगर आज लैंड इन बिल्डिंग के ऊपर अगर मैंने चार्ज क्रिएट किया है, तो फॉर श्योर यार, ये मेरी बिल्डिंग है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसको मैं यूज करूंगा अपने धंधे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन मैं इसको बेच नहीं सकता। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर हक क्रिएट है ना, इसी के दम पे तो उन्होंने, सामने वाले ने लोन दिया है, उसका जो भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है सब इसी के ऊपर है। तो बेटा ऐसे कैसे देगा? समझ में आया ना?
तो ये आप इसको बेच तो नहीं सकते। फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड बाय वे ऑफ या तो मॉर्गेज के तौर पे, या आप क्या कर देते हो, उसी का एक टाइप होता है समझो, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स तुमने शायद फाउंडेशन में पढ़ा होगा। टाइटल मतलब क्या होता है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, डीड डॉक्यूमेंट जो समझते हो ना। तो जो ओनरशिप प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं ना, वो आप क्या करते हो, बैंक को उठा के देते हो। प्रॉपर्टी तो आप ऐसे नहीं उठा सकते ना, बिल्डिंग उठा के दे दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो व्हाट यू डू, यू डिपॉजिट द टाइटल डीड्स। इसके तरीके से भी हो सकता है। तो लिखे असेट जो फिक्स चार्ज में है वो तभी सोल्व कर सकते हैं जो आपने किसकी परमिशन ले ली होगी। सर ये एक नया वर्ड आ गया, चार्ज होल्डर। ऑफ कोर्स समझो, जो बैंक, समझ में आ रहा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनसे भी मैंने लोन लिया है, तो उन्हीं लोग को क्या टर्म दे देता हूं मैं, चार्ज होल्डर। ठीक है। फिर लिखा सर फिक्स चार्ज इज वेकेटेड व्हेन द मनी बोरोड अगेंस्ट द असेट सब्जेक्ट टू फिक्स चार्ज इज रीपेड इन फुल। कुछ नहीं यार, अब समझो, अभी तक हक किसका क्रिएटेड था, इंटरेस्ट किसका क्रिएटेड था, बैंक या चार्ज होल्डर का। तो जैसे ही मैंने उसको क्या दे दिया, उसका पैसा वापस दे दिया, तो मेरे असेट्स को जो पकड़ा हुआ था उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो वैसे फिक्स चार्ज जो होता है वो वैकेट हो जाता है। वैकेट मतलब खाली हो जाता है, अभी तक जिसके ऊपर उसका हक था वो छोड़ देगा। ये बोल रहे हैं यार, एकदम ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट समझो, फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, ये ऐसे एसेट्स या ऐसे क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर बनता है जो किस नेचर के होंगे, फ्लक्चुएटिंग नेचर, जो कम ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा है, कम ज्यादा होते रहते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि सर स्टॉक इन ट्रेड, समझ में आ रहा है, जैसे कि रॉ मटेरियल कम ज्यादा होते हैं, जैसे कि डेटर्स, समझ में आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये सब कुछ कम ज्यादा होते रहते हैं, यानी कि फ्लक्चुएटिंग नेचर की, कभी कम कभी ज्यादा। तो बट भाई ये जो चार्ज, मतलब आप इनके बदले में लोन ले रहे हो, समझ रहे हो ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इनके बदले में लोन ले रहे हो। तो ये जो चार्ज है वो प्रेजेंट या फ्यूचर एसेट्स के ऊपर होता है, वही ऑफकोर्स जैसे कि डेटर्स, समझ में आ रहा है। तो देखिए जो असेट्स है अंडर फ्लोटिंग चार्ज वो कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं, बिकॉज जो बोरिंग कमिटेड कंपनी क्या है, वो उसको यूज भी कर सकती है ना, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसको आप क्या करोगे, इसे लफको, जैसे कि रॉ मटेरियल पड़े थोड़ी ना रहेगा, रॉ मटेरियल से मेरे को कुछ थोड़ी ना मिलेगा। रॉ मटेरियल का तो यूज ही किसके लिए होता है, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के। फिनिश प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचोगे, एंड देन आफ्टर यू विल अर्न, एंड देन आफ्टर यू विल पे माई ईएमआई एंड सर्टेन जो भी आपको चार्जेस बताए गए हैं वैसा। तो वो लिखा है कंपनी इज फ्री टू डील विद दी असेट्स विच आर अंडर फ्लोटिंग चार्ज। ऑफ कोर्स आप इसमें डील कर सकते हो आपके अपने हिसाब से। तो फ्लोटिंग चार्ज इज अ चार्ज दैट फ्लोट्स ओवर दी एवर चेंजिंग असेट्स। ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है ना, मैं तुमको वर्ड टू वर्ड एक एक चीजें क्लियर कर रहा हूँ। तो वही चीज यहाँ पे बोली है कि फ्लोटिंग चार्ज जो होता है वो किसके ऊपर बनता है, जो एवर चेंजिंग एसेट्स है। नेक्स्ट आता है सर इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। समटाइम्स दे आस्क दोनों का डिफरेंस एंड देन की फ्लोटिंग चार्ज कब क्रिस्टलाइज हो जाता है। कुछ नहीं है, समझो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही समझ लो कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज। मतलब जो फ्लोटिंग चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स है जब वो फिक्स चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट होता है, इट कैन बी टर्म्ड इन सिंपल एज अ क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज। ओके। तो लिखा है व्हेन द क्रेडिटर एनफोर्सेस हिज सिक्योरिटी और द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। एग्जांपल के तौर पे समझो क्रेडिटर के पास जो आपने सिक्योरिटी रखाई थी, ठीक है ना, वो अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स कर लिया, अब उसके ऊपर वो अपना कब्जा जमा लिया। मतलब एग्जांपल के तौर पे समझो जैसे कि आई वाज द क्रेडिटर, ठीक है, मैंने लोन दिया था कंपनी को। अब आज जिस चीज के ऊपर लोन दिया था ना, समझ में आ रहा है, वो जो सिक्योरिटी थी उसको मैंने एनफोर्स कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, अपने पास ले लिया, अपने हक जमा लिया उसके ऊपर में। अभी तक तुम्हारे कब्जे में दिया, तुम उसको यूज कर रहे थे, अब मैं ले रहा हूँ। तो यानी ये किया। या कंपनी किस में चली गई, लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी बंद होने के कगार में आ गई। तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है ना, तो उसके एसेट लाइबिलिटी का हिसाब किताब होता है, बेचना करना होता है, देन वाइंड अप का आगे प्रोसेस आता है। ठीक है। तो पहले लिक्विडेशन होता है। तो जैसे ही लिक्विडेशन का टाइम आएगा ना, वैसे समझो मैं तो सिक्योर्ड वाला था क्रेडिटर, तो मेरे को मेरा असेट्स क्या हो जाएगा, पहले ही मिल जाएगा, मैं उसके ऊपर अपना हक रख लूंगा, पहले ही लेने आ जाऊंगा। ठीक है। तो ऐसे टाइम पे फ्लोटिंग चार्ज क्या बन जाएगा, फिक्स चार्ज। ठीक है, ऑन ऑल दी एसेट जो कि अवेलेबल थे उस डेट में। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। मैंने तुमको सिंपल टर्म्स में बता दिया। तो बोला फ्लोटिंग चार्ज रिमेन्स डोरमेंट। डोरमेंट रहना समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है, कि जो फ्लोटिंग चार्ज है वो डोरमेंट रहता है कब तक, अंटिल इट बिकम्स फिक्स्ड और क्रिस्टलाइजेस। मतलब फ्लोटिंग चार्ज जैसा है वैसा ही रहेगा, कब तक, जब तक मैं क्या नहीं कर देता, क्या बोलते, इसको कन्वर्ट नहीं कर देता, क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता। जैसे क्रिस्टलाइजेशन होगा, जो भी सिक्योरिटी बोले तो रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड जो भी था, अब वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। और अब मैं इसको बेच के क्या कर सकता हूँ, अपना पैसा रियलाइज कर सकता हूँ। रियलाइज करना समझते हो ना, अपना पैसा निकाल लूंगा मैं। फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज कब होगा, जब, या तो देखो सिंपल सीधी सी बात है भाई, मैं कब, अभी तक के मैं तुमको यूज करने दे रहा था, तुम अपने हिसाब से सब कर दे, अब मैं उसके ऊपर अपना कब्जा वापस ले लिया,
समझ में आ रहा है? मैं फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट कर लिया भाई, क्यों किया होऊंगा? बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग, जैसे कि तुमने क्या किया, टर्म्स एंड कंडीशन का ब्रिच किया, वॉयलेट किया जिस टर्म्स में तुमने लोन लिया था। ठीक है, या कंपनी का ऑपरेशन क्या हो गया, कंपनी का बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया, कंपनी किस में चली गई, लिक्विडेशन में चली गई, तो ऑफकोर्स मेरे पास राइट थे ना कि मैं अपना उसके ऊपर हक जमा सकता था। मैं क्या कर सकता था, सिक्योरिटी को इन्फोर्स कर सकता था, तो मैंने वो कर लिया। आया ना समझ में? हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा दोस्तों। तो प्लीज आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तुमको। आ गया ना? चलो, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब सर ये अच्छा पॉइंट है, ये बोल रहा है कि सर ड्यूटी किसकी रजिस्टर करने की चार्ज, समझो आज की डेट में हम ये तो समझ गए सर कॉन्सेप्ट की चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन ये किसका ड्यूटी है, किसका लाइबिलिटी है कि उसको चार्ज टाइम पे समय पे रजिस्टर कराना है। तो मेरी स्क्रीन के ऊपर तुमको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, क्या है ये बोलता है सर, सेक्शन 77 बोलता है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस। ये बोल रहा है जहाँ पे कंपनी चार्ज क्रिएट करे किसके ऊपर, कोई असेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई अंडरटेकिंग के ऊपर में, तो किसकी ड्यूटी होगी, कंपनी की ड्यूटी होगी कि वो क्या करे, चार्ज क्रिएट करे। समझो एग्जांपल के तौर पे, आज ये वाला एग्जांपल लो, ये जो मेरी प्यारी सी कंपनी है एलवी लिमिटेड, ठीक है, इसकी ड्यूटी होगी कि ये आरओसी को समय पे बताए और चार्ज क्रिएट करे। कौन से एसेट्स के ऊपर सर? तो बोल रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है ऑफ एवरी चार्ज, जो आप प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी उसके ऊपर क्रिएट कर रहे हो, वो किस पे कर सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ऐसा लिखा है अभी एग्जाम्पल के तौर पे बस। ठीक है, या सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ऑफ कोर्स ये अच्छा पॉइंट है, आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है, ये इंडिया के बाहर है, आपने लोन लिया है, आप उसको सिक्योरिटी के तौर पे रख रहे हो, यू हैव टू क्रिएट अ चार्ज। चार्ज बोर्ड है वो रजिस्टर कराना इंपॉर्टेंट 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 वेरी इंपॉर्टेंट, कितने दिन के अंदर, 30 डेज जहाँ से आपने क्रिएट किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज मैंने लोन लिया है ना, आज समझो अगर 1 जुलाई है और अगर आज मैंने लोन लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके 30 दिन के अंदर मेरे को क्या करा देना है, रजिस्ट्रार के पास जाके नॉक नॉक करना है, मालिक ये मेरा चार्ज है, प्लीज इसको रजिस्टर कर लो, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो किस फॉर्म किस मैनर में होगा, जैसा बताया जाएगा फीस के साथ, वो क्या बताएगा, मेरी बात अच्छे से याद रखना। फॉर्म्स भी मैं इस चैप्टर के अच्छे से याद कराता हूँ, यूट्यूब में मैं एक वीडियो है जिसमें 8-9 जितने भी फॉर्म्स है ना चार्जेस के, मैंने सब याद करा है बहुत फास्ट स्टेप्स में, शॉर्ट्स में। तो मैं तुमको शेयर कर दूंगा, यू कैन रिमेंबर डेट ऑल्सो। ठीक है, और अभी समझो इधर CHG 1 और CHG 9 ये दो फॉर्म्स होते हैं सर। क्या फॉर्म्स होते हैं? CHG 1, CHG 1, CHG कहाँ से आया सर, चार्जेस से, चार्जेस का नाम है ना CHG 1 या 9। ये बोलते हैं सर अगर आप डिबेंचर इशू करो, डिबेंचर भी एक टाइप का लोन ही होता है, समझो आपको डिबेंचर इशू करो, सिक्योरिटी डिबेंचर है, आपने उसके भी में कोई सिक्योरिटी रखाई है, तो आप आरओसी को कौन सा फॉर्म फाइलिंग करना है, CHG 9। और अगर अदर देन डिबेंचर है, मतलब अगर आपने नॉर्मल बेसिस में बिल्डिंग बिल्डिंग बुक करी है, मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग के दम पे लोन लिया है, तो फिर आपको क्या करना है, CHG 1 फॉर्म फाइलिंग करना है। अदर देन डिबेंचर CHG 1, फॉर डिबेंचर CHG 9। ठीक है, फिर वही चीज लिखी थी यहाँ पे देख लो, फिर लिखा ये कौन साइन करेगा, शेल बी साइंड बाय द कंपनी, कंपनी के बिहाफ में जो भी ऑथराइज बंदा होगा, इसके अलावा चार्ज होल्डर भी, यानी कि जो बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं ना, जनरली हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में इनसे चार्ज साइन करवा देते हैं। फिर लिखा है इंस्ट्रूमेंट जो आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो उसको किसको फाइल करना, रजिस्ट्रार को, आरओसी को, ऑफकोर्स आरओसी को ही तो फाइल करने के लिए बताया गया है ये। ठीक है भाई, आ जाओ यहाँ पे, ये क्या लिखा है सर, अब इसका प्रोसीजर क्या है वो सब समझेंगे। पहले समझो इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज आपने क्रिएट किया है, मतलब हम लोगों ने कोई डीड बनाई होगी, समझ में आ रहा है, उसको वेरीफाई कर कैसे करोगे। पहले समझो अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया पे जिसके ऊपर आप लोन ले रहे हो ना, वेदर होली और पार्टली जो भी है, जैसे आधा आधा होता है ना, आधा इंडिया में आधा बाहर है या पूरा इंडिया में है, जैसा भी है, तो उसको वेरीफाई करेगा कौन, अंडर अ सर्टिफिकेट, जो कौन देगा, या तो कंपनी का डायरेक्टर या CS, ठीक है, या कोई और ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर। अब ये कब होगा सर, ये कैसे करेगा सर, ये भी होता है समझो। ठीक है, ये भी होता ही है ना, ऑफकोर्स ये लोग भी साइन करेंगी। अभी इसमें एक और चीज बताऊंगा, जब कंपनी चार्ज नहीं कराती टाइम पे, तो क्या चार्ज होल्डर भी चार्ज रजिस्टर कर सकता है कि, वो बाद में बताऊंगा, अभी ये समझो, ये उसको वेरीफाई करेंगे। और अगर सर समझो इंडिया के बाहर है, तो लिखा है या तो एक सर्टिफिकेट कौन होगा, कंपनी का जो कॉमन सील लगता है उसमें से आ जाएगा, सील साइन हो गया, कंपनी ने, कंपनी के बिहाफ में कंपनी ने साइन कर दिया। ठीक है, या कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर CS जो भी कंपनी का, या कोई और officer जो चार्ज होल्डर से ऑथोराइज है, या कोई और पर्सन अदर देन कंपनी जो कि किसमें इंटरेस्टेड है, कंपनी के बिहाफ में मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करने में, कोई थर्ड पार्टी जिसने कंपनी की प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में इंटरेस्टेड हो, या कोई और पर्सन जो हो, तो ये सब लोग क्या करा सकते हैं, चार्ज को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर करने के टाइम पे ये होता ही है। पहले भाई आप जो डीड डॉक्यूमेंट बनाओगे उसमें सील साइन वगैरह सब होना चाहिए ना उसमें बिहाफ में, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो इधर, मतलब ऐसे नहीं बोलता कि इंपॉर्टेंट नहीं फॉर श्योर, लेकिन ठीक है, काम की चीज में आओ। ये बोलते सर अब समझो, पहले ना अमेंडमेंट आने के पहले का सीन क्या था और अभी का सीन क्या है, समझो। पहले ना 2018 के पहले सीन कुछ और था, अभी 2018 के बाद का सीन कुछ और है, तो अपने को ये अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी बात समझो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे सर, अगर आपने जो चार्ज क्रिएट किया था वो 2 नवंबर 2018 के पहले का है या 2 नवंबर 2018 के बाद का है,
तो अभी किसका लिखना है आपको? केवल एक ही चीज याद करनी है, दैट इज बाद वाला, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया ना, आप कब लेक्चर दे रहे हो, कब एग्जाम देने वाले हो और कब का अमेंडमेंट है, तो वो तो कब का हो गया समझ लो। ठीक है, बट जस्ट इन केस मैं तुमको बता देता हूँ, पहले टाइम लिमिट क्या था, जहाँ चार्ज आपने इसके पहले क्रिएट किया था, ठीक है, बट आपने उस टाइम तक के रजिस्टर नहीं किया था, कितने दिन के अंदर में, 30 डेज के अंदर में। तो अगर आप एप्लीकेशन देते किसको, कंपनी अगर रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देती तो कितने दिन में कर देता? उस टाइम ये टाइम लिमिट था 300 दिन, 300 डेज, अराउंड अ ईयर समझ लो। समझ में आ रहा है? 300 डेज के अंदर जहाँ से आपने क्रिएट किया था फर्स्ट, वहां से आप इसको करा सकते थे। समझ में आ रहा है? और अगर उसमें भी नहीं करा पाते तो आपको एडिशनल कितना टाइम दिया गया था? 6 महीना आफ्टर ये जो अमेंडमेंट है वहां से। समझ में आ रहा है? उसमें भी 180 दिन का अगर आप टाइम देखोगे तो और आपको दे दिया गया था। तो ये तो बात की बात हो गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर ही आएगा, ये वाला पॉइंट, तो हमको याद क्या रखना है सर, पूरा ये वाला। तो देखा, अगर आपने आज की डेट में चार्ज क्रिएट किया, अब आज की डेट से चार्ज समझ लो, तो अपने को कितने दिन में जनरली कराना है? 30 डेज में। सर मैं नहीं करा पाया, मेरे से भूल हो गई, हम लोग बहुत सोचते थे, हमारे कंप्लायंस बहुत स्लो था, वीक था, हम लोग भूल गए, हमको हम लोगों ने आपसे लेक्चर नहीं लिया था, आपको पता नहीं था। ठीक है, तो अब हमको पता चल रहा है, हमारी कंपनी को अब पता चल रहा है, तो अब आप क्या करा सकते हो? अगर आप ओरिजिनल 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज में नहीं करा पाते हो, तो आप 60 डेज में कर सकते हो, जहां से आपने क्रिएट किया था विथ एडिशनल फीस। कुछ नहीं, रजिस्ट्रार क्या बोलते हैं भाई, देखो मेरी बात समझो, अगर आपके पास जेन्युइन कॉजेज है, समझ में आ रहा है, तो वो आप उनको प्रॉपरली लिख के बताओ कि आप क्यों लेट हो गए, और विद द टाइम आप एडिशनल फीस के साथ दे सकते हो, मतलब कुछ नहीं, वो ना फीस बढ़ाती जाता है। ठीक है, जैसे पर डे का फीस होता है ना, वैसे एडिशनल फीसेज होते हैं। ठीक है, तो एडिशनल फीस अगर आप दोगे तो आपका ये 60 डेज के अंदर हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल नेक्स्ट 30 डेज समझ लो। ठीक है, 30 डेज में करा ली तो ठीक है, नहीं तो ओवरऑल 60 डेज में करा लो। सर मैं उसमें भी नहीं करा पाया, हम लोग इतने ढीठ है ना, हम लोग उसमें भी नहीं करा पाए, हम लोग भूल गए, हमसे मिस्टेक हो गई। तो कंपनी एप्लीकेशन देगी, और रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो चाहे तो अलाउ कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों ने 60 डेज तक की भी नहीं कराया, तो आपको फर्दर कितना देगा, नेक्स्ट 60 डेज, या ओवरऑल में कितना दिन देगा, 120 दिन। ये समझ में आया ना? जैसे समझो एग्जाम्पल, शुरू में कितना, 30, अगर उसमें भी नहीं कराया तो नेक्स्ट 30 प्लस 30 और प्लस 60, ऐसा कर सकता है। या अगर वैसे बताऊं, इसको ना बोल के मैं बोलूँ तो ओवरऑल 60 या ओवरऑल 120 डेज में अलाउ कर सकता है। उसके बाद है विद एड वैलोरम फीस। सर ये क्या होती है? ये भी टाइप ऑफ फीस है समझ लो, जो कुछ परसेंटेज के ऊपर में जाती है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह की। ठीक है, तो ये अभी तुम्हारे डेप्थ में जाने का नहीं, बस समझ लो एक और टाइप ऑफ फीस है जो आपको देनी पड़ती है भाई, तुम जितना लेट करोगे ना उतना फीस तुमको बढ़ते जाएगा, इतना समझ लो। आया क्या समझ में? होप सो ये आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। होप सो आ गया होगा। आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा सर, एक तो बता दो ना, अभी आपने बताया ना 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन वाला, अगर हम लोग को ये कराना है तो कैसे करना पड़ेगा? तो अगर आप एक्सटेंशन कराना चाह रहे हो तो आपको एप्लीकेशन देना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, रजिस्ट्रार को, और उसके रिगार्डिंग आपको क्या देनी है, प्रॉपर डिक्लेरेशन, जो कौन साइन करेगा, कंपनी का सीएस या डायरेक्टर, कि हम लोग क्यों लेट फाइल कर रहे हैं। ठीक है, और वो कहीं से भी लेट फाइल करने के चक्कर में एडवर्सली, गलत तरीके से अफेक्ट नहीं करे किसको, कोई भी इंटरव्यूइंग क्रेडिटर्स को या पार्टीज को। जैसे हम जो बैंक के साथ हम लोग धोखा नहीं कर रहे, ये सब कुछ वो सब कुछ, ऐसा वैसा करके सफिशिएंट कॉस्ट था, हम लोग क्यों लेट होगा, एक्स वाई जेड हमको बताना है, एंड देन ओनली दे विल हियर अस एंड दे विल अलाउ अस। ठीक है, तो लिखा है एप्लीकेशन जो आप दोगे उसको सेटिस्फाई करना है किसको, रजिस्ट्रार को, कि जो कंपनी है उसके पास सफिशिएंट कॉज था कि वो टाइम पे क्यों नहीं फाइल कर पाई, ओरिजिनल पीरियड ऑफ 30 डेज। फर्दर जो भी एडिशनल फीस या एडवेलमेंट फीस लगती है वो भी आपको देनी पड़ेगी ऑफकोर्स, 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, जो भी टाइम पीरियड होता है ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफकोर्स, यार समझो, अभी ये छोड़ दो, ये तो लेट फी वगैरह ये सब छोड़ दो, वापिस आओ। जैसे CHG 1 या CHG 9 मैंने फॉर्म फाइलिंग करी, ठीक है, अगर मैंने ये जो फॉर्म फाइलिंग करी, ठीक है, तो मैं CHG 1 या CHG 9 फॉर्म फाइलिंग करूंगा तो मेरे को CHG 2 में क्या मिल जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो वो इशू कर देगा किसको, कंपनी को और चार्ज होल्डर को, जिसके भी फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने जो चैप्टर 6 की रिक्वायरमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको आपने फुलफिल किया है। अगर आपके पास ये नहीं है, ठीक है, ये वाला क्या बोलते, व्हाट वी से नोट्स, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। अगर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ नोट इट डाउन, 8225937731 ओनली व्हाट्सएप इज, दिस नंबर इज़ फॉर ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, तो आप इसमें व्हाट्सएप करना, कोई डाउट्स हो अगर आपके, एनी एनी डाउट्स, एंड फॉर नोट्स यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी ऑन दिस, ओके। नेक्स्ट है सर एक्सेप्शन। फिर लगे सर दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू सच चार्जेस, जो कौन बनाएगा, आरबीआई से पूछ के अगर आप बोलोगे, मतलब समझो जैसे मैं बैंकिंग कंपनी हूँ, तो यार मेरे फेवर में, जैसे कि देखो ना लिखा है ना, अगर बैंकिंग कंपनी, ठीक है, अगर वो आरबीआई के फेवर में या कोई और एक दूसरे के फेवर में ये लोग क्रिएट करे, तो इनको ये सब फॉलो नहीं करना है ब्रो, है ना। अच्छा, इनका तो डेली का धंधा पानी चाहिए ना,
पैसा लेना देना करना था ना, तो इनके ऊपर तो ये लगता ही नहीं, समझ लो इनके लिए इनका माई बाप आरबीआई बैठा है, वो आरबीआई अपने एंड से डील कर लेता है। ठीक है सर, अब ये भी अच्छा पॉइंट है। ये क्या है? ये बोलता है डिम नोटिस ऑफ चार्ज। मेरी बात समझो, तुमको पता है ना, जैसे ही चार्ज रजिस्टर होता है हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, पब्लिक नोटिस में आ गए, ठीक है, पब्लिक डोमेन में आ गया, एमसीए में आप जाके चेक कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। ठीक है, तो वहाँ पे तो प्रॉपर अपने सब चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, और जैसे ही आपने आज समझो, आज ये वाली कंपनी, अपनी प्यारी सी कंपनी एलवी लिमिटेड ने, समझो एग्जाम्पल के तौर पे 20 जून को चार्ज क्रिएट कर दिया, ये रजिस्टर हो गया, कहाँ पे रजिस्टर हो गया? आरओसी के रिकॉर्ड में। ठीक है, तो जिस दिन से रजिस्टर हुआ है ना, इस दिन के अलावा अब कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी बंदा आएगा, तो हम लोग ये डिम्ड मान के चलते कि पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो जो भी इस एलवी लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ही इज डीम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज, कि ये असेट अब फ्री नहीं है, इसका इस बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएटेड है। सो दे कैन नॉट से कि यार हमारे को तो पता ही नहीं था, हमारे साथ धोखा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे एलवी लिमिटेड ने ये बिल्डिंग किसी को चिपका दी, बेच दी, समझ में आ रहा है? अब हमने नहीं बताया, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, तो उसकी ड्यूटी थी ना, ही इज सपोज टू हैव नॉलेज। हम लोग पहले ही पढ़ रखी है, इतनी सारी डॉक्ट्रिन्स आप लोगों ने पढ़ रखी है, समझ में आ रहा है? तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए था। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ते हो ना, वैसे ही। तो जिस दिन से, अब इंपॉर्टेंट क्या है, जिस दिन से ये चार्ज क्रिएट हुआ है ना, रजिस्टर हुआ है ना आरओसी के पास, उस दिन से हम लोग ये डिम करके चलते हैं कि आपको नॉलेज है। इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर केस लॉ बन सकता है। मैं तुमको एक वर्डिंग भी बता देता हूँ। ठीक है, डिम टू हैव द नोटिस ऑफ द चार्ज, जहां से वो चार्ज क्या हुआ है, रजिस्टर हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो तुम अंदर से पढ़ सकते हो, जिस दिन मैंने चार्ज क्रिएट करा ना, मतलब रजिस्टर किया मार्केट में आरओसी के पास, ठीक है, तो उस दिन से, जिस दिन आरओसी के रिकॉर्ड में आ गया, उस दिन से हम लोग क्या मानते हैं, कोई भी बंदा जो कंपनी के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, परचेज सेल कर रहा है प्रॉपर्टी का, तो ही और शी इज हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज, डीम्ड नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। समझ में आ गया? चलो वही चीज़ लिखिए, इंक्वायरी करना था, अब लॉस हो गया बिकॉज ऑफ चार्ज, तो अब सक्सीड नहीं हो सकता कंपनी के खिलाफ, कोई भी लॉस हुआ तो, क्योंकि हम लोग क्या मान के चलते हैं, उस दिन से नॉलेज है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे बाद में, पहले आ जाओ इधर। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये और ये अच्छा पॉइंट है। ये क्या बोलते हैं सर? ये बोलते हैं सर, अगर कोई चार्ज, अ चार्ज शेल नॉट बी, अब ये क्या हुआ समझो, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज के अंदर में चार्ज क्रिएट करके रजिस्टर कराना था प्रॉपरली, हमने नहीं कराया। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा सर, क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा? पहले तो मेरे को एक चीज़ बताओ, चार्ज रजिस्टर कराने से क्या हेल्प होता है, क्रिएट करने से, रजिस्टर कराने से? समझो, चार्ज किसके फेवर में क्रिएट होता है? बैंक के फेवर में। समझो, अब बैंक को क्या मिल जाती है, एक सिक्योरिटी, कि भाई कल चल के अगर 10 साल 5 साल बाद जो लोन मैंने अभी दिया है नहीं मिला वापस, तो उसके बदले में मैं ये बिल्डिंग बेच के या जो भी पैसा है वो निकाल सकती हूँ। ये एक सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है उनके लिए। दैट इज वाई दे टेक अ सिक्योरिटी, एंड दैट इज वाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर, चार्ज क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन। बट अगर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने समय रहते अगर चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, चार्ज ही रजिस्टर नहीं कराया, अब कंपनी के साथ क्या हुआ, कंपनी अगर समझो, इसमें दिक्कत किसको होता है, चार्ज होल्डर को। समझ में आ रहा है? अगर कंपनी ने रजिस्टर नहीं कराया तो चार्ज होल्डर करा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग नीचे वाले सेक्शन में वही पढ़ेंगे। अगर चार्ज क्रिएटेड है लेकिन रजिस्टर नहीं है, समझो एग्जांपल के तौर पे आरओसी के रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो जब कंपनी बंद होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेशन का टाइम आता है, तो एक बंदा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडेटर। लिक्विडेटर ना उसको नोटिस में ही नहीं देता, अपने नॉलेज में ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ किधर देखता है, आरओसी के रिकॉर्ड में, एमसी के रिकॉर्ड में। एमसी के रिकॉर्ड में चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, भले ही आपने प्रॉपरली चार्ज, मतलब आपने असेट सिक्योर किया होगा बैंक के फेवर में, लेकिन जब वो जाएगा ना, तो फिर वो बैंक को क्या मानेगा, बैंक का जो लोन का पैसा देना है, असेट्स को बेच के लाइबिलिटी चुकाता है ना, तो जब वो बैंक का आएगा, बैंक जो लाइन में खड़ी होगी पैसा रिकवर करने की लाइन में, तो सिक्योर की लाइन में नहीं होगी, वो अनसिक्योर की लाइन में होगी। सर मतलब बैंक को पैसा नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा ब्रो, बाबू मिलेगा। बैंक को पैसा मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, प्लीज अच्छे से याद रखना। बैंक को पैसा मिलेगा, बट द ओनली थिंग इज कि उसका जो नंबर है ना, जो वो लाइन में खड़ा होता, सिक्योर्ड वाली लाइन में जिसमें पहले मिलता, उसमें नहीं आएगा, अब वो अनसिक्योर्ड वाली पीछे वाली लाइन में आएगा। अगर सिक्योर्ड को देने के बाद बचा, जितना बचा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, पेमेंट तो होगा ही फॉर श्योर। सिक्योर्ड में क्या होता है, आपके पास एक हक होता है कि ये बिल्डिंग मेरे फेवर में, इसका पैसा पूरा मेरे को मिलेगा। बट इस केस में क्या हो जाएगा ये, तो प्लीज अच्छे से याद रखना, अच्छे से लैंग्वेज से, हम लोग इसको बहुत डेप्थ में पढ़े, तो लिखा लिक्विडेटर उसको क्या नहीं लेगा, अपने नॉलेज में नहीं लेगा। चार्ज शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब वो अपने नॉलेज में नहीं लेगा, अपने अकाउंट में नहीं लेगा। ठीक है, और इन क्रेडिटर ऑफ द कंपनी अनलेस ये क्या नहीं होता, प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है। मतलब चार्ज फिर क्या हो गया, वर्ड हो गया ना, कुछ पर्पस ही नहीं सर्व हुआ, उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर चार्ज वर्ड हो गया तो अब रीपे नहीं करना है, भाई रीपे तो करना ही है आज भी आपको। बस आपका जो वो है ना, क्या बोलते,
लाइन जो है, प्रायोरिटी जो है, दैट इज चेंज। ठीक है, दिस मीन्स जो डेट है वो आज भी वैलिड है और वो एनफोर्स हो सकते हैं कंपनी के खिलाफ, बैंक सूट फाइल कर सकती है। लेकिन जो सिक्योरिटी है ना, पहला हक जो था आपका वो आपसे छीना गया। होप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर लिखा है सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज ऑर्डर, ये और भी इजी समझो एग्जांपल के तौर पे। मेरे को कितने दिन में चार्ज क्रिएट करना था एलवी लिमिटेड को? 30 दिन पे। बट हम लोग क्या थे, हमारे यहाँ कंप्लायंस सिस्टम सुस्त था समझो, हम लोगों ने समय पे नहीं किया। तो अब ये जो आईसीआईसीआई बैंक है ना, इसके साथ दुख दर्द पीड़ा होगा ना, इसको इसको क्या लग रहा है यार, देखो एलवी लिमिटेड तो 30 दिन में करा नहीं है। अब हमको समझ में आ गया ये लोग बहुत सुस्त हैं, इनके यहाँ से ये लोग करने से रहे। अभी हम लोग ही खुद ही कर देते, इससे क्या होगा सर? समझो, इससे ये होगा कि ये सिक्योर हो जाएंगे। नहीं तो लिक्विडेटर अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस लिक्विडेशन में गया, लिक्विडेटर आया, तो उसको तो तवज्जो ही नहीं देगा ना, उसको मानेगा ही नहीं वो, अकाउंट में ही नहीं लेगा, कंसिडर ही नहीं करेगा। दैट इज वाई सो हम लोग ये करते हैं। आया क्या समझ में? ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक अब खुद किसके पास जाएगी? आरओसी के पास। कौन सा फॉर्म फाइलिंग करेंगे? वही CHG 1 CHG 9 जो भी है। तो वहां पे ऑप्शन आता है, दे विल सेलेक्ट एंड दे विल फाइल। सर लेकिन ड्यूटी किसकी थी एट द एंड? एलवी लिमिटेड की, लेकिन कर कौन रहा है? कोई और। अच्छा, जब ये इसको फाइल करेगा तो लेट फी, एडिशनल फीस या जो भी फीस वीस देना एक्सवाइजेड सारे खर्चे करेगा। यस, ड्यूटी किसकी थी? जिसकी ड्यूटी होती है उसकी लाइबिलिटी होती है। तो अभी कौन खर्चा कर रहा है? आईसीआईसीआई बैंक। किसके बिहाफ में कर रहा है? एलवी लिमिटेड से। तो अभी आरओसी किससे वसूलेगा या जो भी है ये, इससे आईसीआईसीआई बैंक किससे वसूलेगा? एलवी लिमिटेड से। समझ में आ रहा है ना, जो जिसकी ड्यूटी है वो उसका काम है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ, ओके, होप सो मैं क्लियर कट दिख रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो यही चीज लिखिए कि अगर कंपनी 30 दिन के अंदर में चार्ज क्रिएट नहीं कर पाई, रजिस्टर नहीं कर पाई, तो चार्ज होल्डर क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है? जो डीड होती है ना, समझो हमारा लोन डॉक्यूमेंट जो होता है ना, समझ लो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, मतलब डीड डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, लोन एग्रीमेंट, वट एवर यू कॉल वो। अब उसके साथ उसको सबमिट करा दो एक तो वो। अब लेकिन सर एक चीज बताओ ना, ऐसे में तो कोई भी बैंक किसी भी कंपनी के खिलाफ जाएगा और आरओसी उसको रजिस्टर कर लेगा, तो एट दिन कंपनी की क्या क्रिएट हो रही? लाइबिलिटी। तो आरओसी का ड्यूटी क्या होना चाहिए? एक बार मेरे से पूछ तो ले ब्रो बाबू, एक बार मेरे से पूछ ले, जैसे ही तेरे पास कौन लेके आया चार्ज ऑर्डर एप्लीकेशन, तो वो किसको नोटिस में देगा? मेरे को। और मेरे से क्या मांगेगा? नो ऑब्जेक्शन। मतलब मेरे को बोलेगा कि बेटा तेरे पास 14 दिन का टाइम है। ए एलवी लिमिटेड, ए एलवी लिमिटेड सुन ना, ये ना आईसीआईसीआई बैंक मेरे पास आया है तेरे खिलाफ, क्या लेके? कि CHG 1 या CHG 9 जो भी फॉर्म है, कि तूने बेटा लोन लिया है और तूने टाइम पे रजिस्टर नहीं करा है। अब मैं इसको रजिस्टर करती हूँ, तू बता करूँ कि नहीं? है तेरे को अगर कोई वो है तो तू अपना बता दे। तो मेरे को बताना है, अगर मेरे को ऑब्जेक्शन है तो वो, नहीं है तो वो। ठीक है, कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। ठीक है सर, वेरी गुड, 14 दिन के अंदर हम लोग क्या बता देंगे? वो ऑन दी पेमेंट ऑफ फीस। और फिर वो लिखा था रजिस्ट्रार शैल नॉट अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ द चार्ज होल्डर इफ। अच्छा, रजिस्ट्रार अलाउ नहीं करेगा चार्ज होल्डर का एप्लीकेशन अगर कंपनी खुद से क्या कर दी? चार्ज क्रिएट कर दी, या कंपनी सफिशिएंट कॉज बता दी, यानी कि रीजंस बता दी कि क्यों चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए। समझो जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक नाटक करी, लोन हमारा बातचीत हुआ था लेकिन डिसबर्स ही नहीं हुआ, लोन फाइनल ही नहीं हुआ, हमारा अग्रीमेंट बीच में लटका हुआ है, या कोई और हमारी डिस्प्यूट चल रही है, हमने ये उनको रीजन दे दिया, मतलब ऐसे समथिंग कुछ, तो फिर हमारा चार्ज रजिस्टर नहीं होगा। फिर अभी बताया था कि रिकवरी ऑफ फीस, पर तुम बस मेरा हिंदी सुन लो, समझ में आ रही है? जो मेरा एक्सप्रेशन है वो सुन लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा तुमको। रिकवरी ऑफ फी पेड, तो जो भी हमने फी पे किया था ना, किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने, वो किससे रिकवर करेगा? एलवी लिमिटेड से। आया क्या समझ में? होप सो आ गया होगा। चलो आओ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 77 सर्टेन केसेस, ये क्या बोल रहे हैं सर? ये बताए सेक्शन 79 से जो सेक्शन 77 है, डेट सेक्शन 77 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सेक्शन 77 में बताया ना रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करना है आपको, वो कब अप्लाई होगा? अ कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसके ऊपर क्या क्रेडिट है? चार्ज। मतलब वो खुद प्रॉपर्टी जो है वो किसमें है? चार्ज में है अभी, और वो प्रॉपर्टी आज एलवी लिमिटेड खरीद रही है किसी और से वो, या कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है टर्म्स एंड कंडीशन में, है ना, उसके एक्सटेंड के ऊपर में। टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सटेंड समझते हैं उसका दायरा, ठीक है, उसका एरिया, उसका रेंज, या उसका ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें आपने क्रिएट किया है। अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी टाइप का क्या करना है, कोई चेंजेस, वेरिएशन, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो भी इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा तुम एक काम करोगे, बस एक काम करना, जो तुम्हारा मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल में ना तुम्हारे को ना मॉडिफिकेशन की टाइप्स बताए, मतलब मॉडिफिकेशन में क्या क्या आता है, बस एक बार वो पढ़ लेना। ठीक है, दे में आज सम टाइम्स इन एग्जाम्स, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी तो सब इसी में कवर्ड है। पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन चार्ज इन सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स, और मॉडिफिकेशन अच्छा समझो, आज ना सर CHG 1 और 9 हमने किसके लिए फाइल किया था? रजिस्ट्रेशन के लिए। वही फॉर्म में एक ना ऑप्शन होता है कि आप वहाँ मॉडिफिकेशन करो, तो मॉडिफिकेशन टच कर दो, वहाँ पे एक वो जैसा वो होता है पॉपअप, ठीक है, वहाँ पे आप ऐसे टच कर दो, तो वो क्लिक कर दो, तो वो आ जाएगा, मॉडिफिकेशन के लिए भी होता है। सर 2 में क्या था? CHG 1 में क्या था?
रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन। टू में क्या था, अगर रजिस्ट्रेशन किया तो उसका सर्टिफिकेट टू में आ रहा था, और मॉडिफिकेशन किया तो उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट किस में आ रहा था, थ्री में। सर्टिफिकेट किस में आ रहा है, थ्री में, टू और थ्री में, टू में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, थ्री में मॉडिफिकेशन। ठीक है, ऐसा तो लिखा ही है यहाँ पे। नेक्स्ट है सर, रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय द रजिस्ट्रार। ऑफ कोर्स, तो रजिस्ट्रार भी अपने पास क्या रखता है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जो भी फॉर्म एंड मैनर में उसको बताया गया है, किसका, हर कंपनी का। तुम जाओगे ना तो उसका सारा डिटेल तुमको मास्टर डाटा में मिल जाता है। मास्टर डाटा क्या होता है सर, एमसी का पोर्टल। तो वहाँ पे सब चीज़ क्या होती है, मेंटेन। अगर वहाँ मेंटेन हो रही तो उसी को क्या मानेगा, रजिस्ट्रार उसको मेंटेन कर रहा है। अलग से कोई फिजिकल बुक्स और रजिस्टर मेंटेन उसको करने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कंपनी भी तो करेगी ना, यस। कौन से फॉर्म फॉर्मेट में करेगी, सीएचजी सेवन में। हर वो चार्ज जो उसने क्रिएट किया है, ठीक है, हर वो चार्ज, हर वो इंस्ट्रूमेंट जो उसने किया है, वो ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए। कब, बिजनेस आवर्स में, ड्यूरिंग द बिजनेस कोई आ रहा है तो आगे उसको क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं सर, मेंबर और क्रेडिटर, कंपनी के मेंबर या क्रेडिटर जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए वो विदाउट फी कर सकते हैं। कोई और पर्सन विद प्रिस्क्राइब फी, समझो जैसे हमने 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, कुछ भी ऐसा रखा है स्पेसिफिक वो। ठीक है, और हम चाहे तो उस पर क्या लगा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। हर चीज़ हर बार इंस्पेक्ट करने देने पे थोड़े बहुत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस, तो वही लिखा सीएचजी सेवन में। इन सारी चीज़ों का रखिएगा, क्या जितने भी चार्ज अभी तक क्रिएट किया है, जो भी सब्जेक्ट टू चार्ज है, जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, एलवी लिमिटेड ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई और लिमिटेड से, समझो एआई लिमिटेड से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। जो एआई लिमिटेड की खुद की प्रॉपर्टी क्या थी, चार्ज में, वो किसकी हो गई, एलवी लिमिटेड के नाम पे। तो एआई लिमिटेड का नाम कटेगा और किसका नाम आएगा, एलवी लिमिटेड का। तो वो भी, इसके अलावा जो भी एंट्रीज आपने की है, इसको डायरेक्टर या सीए वो करेगा ऑथेंटिकेट। और इसको कितने साल तक संभालना है, परमानेंटली। और इंस्ट्रूमेंट को कितने साल तक संभालना है, 8 साल। सर ये क्या होता है, रजिस्टर तो जिंदगी भर संभाल के रखना पड़ता है भाई, परमानेंटली। जैसे कि तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ऐसे तो नहीं 18 साल के होते हैं तो फाड़ देते हो, वैसे ही ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सो लोन वोन का इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट याद है, डीड डॉक्यूमेंट, वो 8 साल तक संभाल के रखो जब से आपने लोन रीपे कर दिया है। सेटिस्फेक्शन क्या होता है सर, सेटिस्फेक्शन मतलब रीपेमेंट, अभी आएगा नीचे। सेटिस्फेक्शन समझो जैसे आज मैंने जो भी लोन लिया था, समझो 10 लाख का लोन लिया था, 10 लाख का लोन आज चुका दिया, तो यहाँ से अगले 8 साल तक मेरे को क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना है। उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फिर आता है सर कोड टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, ये भी और अच्छा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया ना वो 30, 60 और 120 वाला। अब ये बड़ा सर, आज आपने लोन लिया था 5 साल के लिए, 5 साल हो गए, आपने लोन चुका दिया, तो आपको कौन सा फॉर्म फाइलिंग करना है, और उसी को बताना है। जब मैंने पहले बताया था कि मालिक एलवी लिमिटेड ने आईसीआईसी बैंक से 5 साल के लिए लोन लिया है, अब आज वो लोन चुका दिया है, तो अभी तक आपकी बुक में जो मेरी लाइबिलिटी क्रिएटेड थी वो काट दो, क्योंकि मैंने तो बैंक को चुका दिया। बैंक क्या देगा उसमें, अपना नो ऑब्जेक्शन। तो वो लिखा है जहां से आपने चुकाया उसके 30 दिन के अंदर एक फॉर्म फाइलिंग करना, CHG 4। ठीक है, कौन फाइल करेगा, कंपनी या चार्ज होल्डर। ठीक है, प्रोवाइडेड ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी या चार्ज होल्डर, जो भी फाइल करेगा, और उसी क्या करेगा, आपको अलाउ कर देगा। अच्छा, अगर आपने 30 दिन में नहीं किया तो आप कितने दिन में करा सकते हो, मैक्सिमम 300 दिन में, और टाइम में। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 300 दिन बिंदास कराओ। वहाँ पे जो चेंज हुआ, वहाँ पे चेंज था वो 2018 वाला, जो पहले वाला था वहाँ पे 300 दिन हटा के 120 दिन अब मैक्सिमम है। यहाँ पे कितना, अभी भी 300 दिन है। फिर अगर नोटिस ऑफ चार्ज होल्डर, ऑफकोर्स समझो, अभी जब पहली बार चार्ज क्रिएट हो रहा था, जब मेरे से भूल हो गई थी, मैं नहीं करा पाया था, तो चार्ज होल्डर बैंक खुद जाके चार्ज क्रिएट किया था। तो एक बार मेरे से पूछा था, ए एलवी लिमिटेड तूने आईसीआईसी बैंक से लोन लिया है कि नहीं लिया, जो 14 दिन में बता। अभी समझो लोन रीपे हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ आरओसी को कि मालिक मेरा नाम काट दो, मेरा मैंने रीपे कर दिया, सेटिस्फेक्शन का मेरे को एक सर्टिफिकेट दे दो। तो वो पहले अब किससे पूछेगा, भाई चार्ज होल्डर से पूछेगा ना, कि तू बता कि सही में तेरा पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, या मैं क्यों तेरा नाम वहां पे नहीं लिखूँ या काटूं क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तो रीपे कर दिया, मैं तो बता रहा हूँ। आरओसी भी ये मान के चलेगी, तो वो नेगेटिव सेंस में उनसे पूछती है, ओके। फिर अच्छा, ये जो ऊपर अभी आपको नोटिस देना पड़ता है ना, मतलब आरओसी अब चार्ज होल्डर से पूछे, ए बैंक सही में, आईसीआईसी बैंक तेरे से सही में एलवी लिमिटेड ने जो लोन लिया था वो देखो रीपे कर दिया है क्या। तो अगर सही में रीपे कर दिया तो तू बता। तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं, क्यों, अगर इंटीमेशन नोटिस टू द चार्ज होल्डर नॉट रिक्वायर्ड, अगर CHG 4 में किसका साइन है, चार्ज होल्डर का खुद का साइन है, बैंक खुद साइन करके दे रही है। अच्छा, बैंक वाला तभी साइन करेगा ना जब मैंने उसका रीपे कर दिया होगा, है ना, तो वही चीज लिखा है। तो अच्छा, जनरली कितने दिन का अलाउ करते हैं, 14 डेज का अलाउ करते हैं अगर वो दे रहे हैं तो। ठीक है, और इसका वो किस में आ जाता है, CHG 5 में, कि भाई हाँ ठीक है आपका सब सही है, CHG 4 आप फाइल करो, CHG 5 में आपको क्या आ जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा कि हाँ भाई ब्रो आपका पूरा पैसा चुक गया है। अच्छा, इफ कॉज इज शोन, कॉज इज शोन मतलब कोई रीजन दिया बैंक ने, नहीं पूरा पैसा नहीं पे किया, कुछ तो भी ऐसा है, तो वो डीलिंग होगी और फिर कंपनी को बता दिया जाएगा। इसको भी आपको कब तक संभालना है, 8 साल तक संभालना है, जहाँ से आपने क्या किया, सेटिस्फेक्शन कर दिया है। फिर लिखा है सर, और कौन सा टॉपिक है, अ, बस ये आखिरी में ही अपन लोग, चलो। फिर क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर मैनेजर, ये क्या होता है सर, रिसीवर या मैनेजर ना समझो एक तरीके केयर टेकर है, या ऐसा समझ लो कि अपॉइंटमेंट, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट रिसीवर मैनेजर, ये समझ लो। एक सेकंड रुका, एक सेकंड, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस है, एक सेकंड।
Am I audible? Yeah. होप सो आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल। हाँ, तो मैं बता रहा था रिसीवर और मैनेजर में थे अपन शायद। हाँ, ओके। तो रिसीवर मैनेजर ये समझ लो कि जब मेरी प्रॉपर्टी बेची जाती है ना, ये उसमें डीलिंग करनी है। एग्जाम्पल समझो आईसीआईसी बैंक, आज मैंने डिफॉल्ट कर दिया, कुछ तो भी किया, तो आईसीआईसी बैंक ना अपना कोई रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट करवा देगा। तो लिखा है कि अगर नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर मैनेजर इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर टू अपॉइंट, आप कोर्ट वोट गए कहीं से तो भी गए ट्रिब्यूनल वगैरह, और मेरे खिलाफ क्या ऑर्डर लिया है कि एलवी लिमिटेड के ऊपर में जो उसकी प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखा है उसके ऊपर क्या अपॉइंट कर दो कोई रिसीवर या मैनेजर, जो क्या करेगा इसके ऊपर डील करेगा। तो जैसे ही कोई पर्सन क्या हुआ है रिसीवर मैनेजर के तौर पे अपॉइंट हुआ है, जिसके ऊपर क्या क्रिएटेड है चार्ज, तो वो जो पर्सन है वो कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर कंपनी को नोटिस देगा। और रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ कोर्स बताएगा ना कि मेरा अपॉइंटमेंट हो गया ऐसे ऐसे करके, और देखो कोर्ट ने मेरे को ऑर्डर दिया ऐसे ऐसे करके, मैं इसमें डीलिंग करने वाला हूँ पूरा। अब कंपनी की वो प्रॉपर्टी के ऊपर डीलिंग कौन करता है, वो बंदा। फिर नोटिस ऑफ सेशन, अगर जो पर्सन अपॉइंटेड था वो क्या हो गया, सेसेशन हो गया, मतलब उसको हमने हटा दिया, वो हट गया, छोड़ दिया, चले गया, जो भी है, तो वो भी बताना पड़ेगा ना कंपनी और रजिस्ट्रार को कि मालिक अब ये नहीं है, अब ये डील नहीं करने वाला है, कोई और डील करने वाला है। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपको ये फॉर्म में बताना है, इतना कोई काम का नहीं है। अच्छा, अगर आपने कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो ये पेनल्टी देख लो यार, अब खत्म होने वाला है ना, तो ये छोटा छोटा सा पॉइंट है। कंपनी ने अगर कॉन्ट्रावेंशन किया प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब ये चैप्टर में कहीं भी आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, तो कंपनी के ऊपर और उसके ऑफिसर के ऊपर 5 लाख और 50,000 की पेनल्टी है। विलफुली अगर आपने कुछ तो भी हमारे साथ नाटक किया, हमसे अगर मस्ती करी, तो आपको पता है ना कहाँ पे ले जाओगे तुम, तुमको पूरा 447 पेल देगा। तुमको याद है ना, मैंने इसको बताया था तुमको एक वर्ड जल्लाद, जो मेरे यहाँ ये पहली बार देख रहा है, जल्लाद क्या होता है, फांसी देता है। ठीक है, तो जल्लाद सेक्शन है भाई, ये 10 साल की सजा है इसमें। सजा मतलब जेल। ब्रो 10 साल में तो हर कोई भूल जाता है। 10 साल में आपको आपकी वाइफ भूल जाएगी भाई, आपके बच्चे भूल जाएंगे आपको। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए 10, ऐसा कोई फ्रॉड मत करना जिससे 447 लगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, फ्रॉड इंटेंशनली कुछ गलत करो ना, धोखेबाजी करो, तब ये लगता है, और कोई भी इससे नहीं बच पाया है। नेक्स्ट है सर, पावर टू ऑफ आरओसी टू रिकॉर्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ द इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी, सेक्शन 83। ये क्या बोलते हैं सर? एग्जांपल के तौर पे समझो, अभी ना हम लोगों ने ना इन्फॉर्म नहीं है कंपनी आरओसी को कि मालिक हम लोगों ने चार्ज का रीपेमेंट कर दिया, रीपेमेंट को क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो अब आरओसी खुद से चाहे ना तो वो क्या कर सकती है, इसको रिकॉर्ड कर सकती है। अगर आरओसी सेटिस्फाई, उसको ऐसा लग रहा है, उसके पास क्या एविडेंस है कि जो चार्ज जो रजिस्टर किया गया था वो क्या हो गया, अभी रीपे कर दिया पूरा पूरा, या जो प्रॉपर्टी हमने पहले किसके कब्जे में थी, आईसीआईसी बैंक जो चार्ज होल्डर के कब्जे थी, अब वो क्या हो गया, उसने रिलीज कर दी, उसने जो उसके कब्जे में थी वो छोड़ दी है। समझ में आ रहा है? तो वो रिलीज कर दी है। या जो प्रॉपर्टी जो चार्ज में थी, ठीक है, अब वो सीज हो गई टू दी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, मतलब कि हमने जो प्रॉपर्टी एलवी लिमिटेड ने जो प्रॉपर्टी रखाई थी अपनी बिल्डिंग, अब वो किसी और को भेज दिया, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं रही, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कुछ है। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन चार्ज रिकॉर्ड कर देगा, जो भी वो अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहा है उसमें। ऑल दो भले ही क्या नहीं हुआ, कोई इंटीमेशन नहीं है किसके द्वारा, कंपनी या चार्ज होल्डर के द्वारा। ठीक है, तो लिखा नोटिस टू दी पार्टीज, और जो भी अफेक्टिंग पार्टीज है, समझो जिसका इसके ऊपर क्या है इंटरेस्ट क्रिएटेड है, जिसको ये प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, अच्छा बुरा जिसका इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है, उनको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देगी जो भी अफेक्टिंग पार्टीज है। और उसके बदले में क्या दे देगी, एक CHG 5 में इशू कर देगी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का एक सर्टिफिकेट, कि मालिक ये चार्ज पूरा पूरा क्या हो गया, सेटिस्फाइड। ठीक है, होप से हमने पूरा कर लिया। ये एक अच्छा सेक्शन, बहुत ही प्यारा सेक्शन, बहुत काम का सेक्शन है। सेक्शन 87 में क्या पावर दिया गया है कि अगर आप क्या होगा, एक तरफा आपका डिले हो गया, एक तरफा आप तो इतने मतलब वो थे कि आपने एक तरफा डिले कर दिया, जो भी आपको टाइम लिमिट अलाउड था आपने उसमें फाइल नहीं किया। ठीक है, या तो वही चीज, सब चीजें बताई नहीं, तो अब आप किसके पास रोते रोते जा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो आज के डेट में जो पावर है ना आरडी के पास है। आरडी क्या होता है, रीजनल डायरेक्टर। एग्जांपल के तौर पे सीजी समझो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है कि आपसे ओमिशन हो गया, भूल चूक हो गई, क्या क्या मेरे को इंटीमेशन नहीं दे पाई, किसको, रजिस्ट्रार को, क्या कि आपने पेमेंट कर दिया, सेटिस्फेक्शन कर दिया चार्ज का, जो भी टाइम लिमिट में आपको बताना था, या आपसे कोई ओमिशन भूल चूक हो गई, या कोई मिसस्टेटमेंट हो गया रिगार्डिंग कोई डिटेल्स, समझो जैसे आपने गलत डिटेल फाइल कर दी, एग्जाम्पल 50 लाख की चीज आपने 5 करोड़ कर दी, तो ये आपसे हो गया। तो आपको ऐसे इन जनरल अलाउड नहीं होता है ना उसको चेंज करना, या मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप इधर आते हो, या आपसे एक्सीडेंटल या इनएडवर्टेंस, आप जानबूझ के नहीं चाह रहे थे बट फिर भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई, है ना, जो कि क्या नहीं, इज नॉट ऑफ अ नेचर, जो क्या नहीं है प्रिजुडाइज करेगी क्रेडिटर या शेयर होल्डर्स को। प्रिजुडाइज करना मतलब हार्म पहुंचाना, इंजरी प्रोवाइड करना। तो ऐसा कोई भी चेंजेस जो आप करना चाह रहे हो, आपसे भूल चुके हो, मिशन हो गया है, ठीक है, जो आप उसको सही करवाना चाह रहे हो, तो आप किसके पास जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे, जो आज के डेट में आरडी के पास पावर है। और वो आपको ये क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, मतलब आपको रोते रोते गिड़गिड़ाने गिड़गिड़ाते जाना है कि मालिक हमसे भूल चूक हो गई, कृपया हमारी भूल चूक को माफ कर दो, हम छोटे बच्चे हैं, हमारे को हमारे से जो भूल चूक हुई माफ कर दो। तो वो क्या करेगी, अगर आपने एप्लीकेशन दिया कंपनी या कोई और इंटरेस्टेड पर्सन ने, ठीक है, तो डायरेक्ट करेगी, रजिस्ट्रार को बोलेगी कि मालिक क्या कर ले, इसको नोट कर ले। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट उसको रेक्टिफाई करने तुमको अलाउ कर देगी, और अलाउ करेगी तो हो जाएगा। फिर
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एप्लीकेशन फाइल इन फॉर्म CHG 8, मतलब आपको एप्लीकेशन किस में फाइल करना है, CHG 8 में। आपको क्या बोलेगी, ठीक है, आपसे जो भी क्या ओमिशन हो गया डिटेल्स का, पर्टिकुलर मतलब डिटेल का फाइलिंग में, या जो भी पहले आपने रजिस्ट्रार को बताया था उसमें कोई तो भी चेंजेस करना है या मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी करना है विद रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन या जो भी है वो अलाउ कर देगी। या डायरेक्ट करेगी आपको क्या, कि आपको इतने दिन का अलाउड है टाइम, क्या एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द सर्टिफिकेशन चार्ज इन सच फाइलिंग इज नॉट मेड इन द पीरियड ऑफ 300 days। कई बार होता है एक्चुअली, ये जो सेक्शन है ना, ये सच बताऊं ना अगर तुमको, ये क्या बोलना चाह रही है, ये सेक्शन ना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम का है। भाई ऐसा होता है ना, कई कई बार क्या होता है, दो दो तीन तीन चार चार साल तक के ना बैंक्स का लोन रीपे हो गया है, कंपनी भूल गई, बैंक भूल गई ROC को बताना, लेकिन आज भी ROC के रिकॉर्ड्स में तो चार्ज जिंदा ही दिख रहा है ना। समझ में आ रहा है। तो आप जब, अब देखो, अगर आप फॉर्म की ना कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं, फॉर्म में एक लिमिट तक ही अलाउड होता है ना, क्योंकि उतना ही अलाउ किया उन्होंने। तो अब अगर आपने एक तरफा लेट हो गया, फॉर्म में वो चीज़ अलाउ ही नहीं हो रही, तो यू हैव टू फॉर्म फाइल दिस फॉर्म। ठीक है, ये एक तरह का सेफ गार्ड है, CHG 8 में आप फॉर्म फाइलिंग करो और मालिक से विनती करो कि मालिक हमसे भूल चूक हो गई, हमारी भूल चूक को माफ कर दो, एंड प्लीज अलाउज अस, जो भी उसका XYZ चीज़ें होती है वो फुलफिल कर देंगे हम लोग, एंड प्लीज अलाउज अस। तो व्हेन दे अलाउ यू, देन हो जाता है फिर आपका काम। समझ में आ गया, होप सो आ गया होगा। सो गाइज हियर वी कंप्लीट अवर वन ऑफ दी छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा चैप्टर, डेप्थ में हमने कवर किया क्या, चार्जेस। ठीक है। सो हियर दिस इज CS लवीश फॉर यू। ठीक है, ऑलवेज योर बिग ब्रदर आपके लिए बैठा है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो बिंदास आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको नोट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स है, आप बिंदास फ्री में ले सकते हो। ऑल्दो दिस नोट्स का भी चार्ज गुड अमाउंट, बट फॉर यू गाइज मैंने अभी ये फ्री रखा है। जो भी ये लेक्चर देख रहा है स्पेसिफिकली, यू हैव टू मैसेज मी कि सर हम ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तब तो इट मे हेल्प। ओके, फॉर एनी हेल्प, एनी डाउट, एनी टेस्ट सीरीज रिलेटेड क्वेरीज, एनी राइटिंग प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेरीज, you can always connect to me for law audit and SM. Okay, so bye for today, we'll meet in the next lecture. Okay, चलो आज के लिए इतना बहुत है। अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, घर वालों का नाम रोशन करो, हमारा भी नाम रोशन करो, पास हो जाओ, या विद द गॉड ग्रेस अगर कुछ कम ज़्यादा भी हो गया, ठीक है, तो बंदास यू कैन कनेक्ट टू अस, वी विल हैप्पी टू गाइड यू। ठीक है, चलो बाय।